सरकार को आज 4 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान लखनऊ में सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पिछले 4 साल में सरकार के किए गए कामों को गिनवाया। संबोधन में सीएम योगी ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे फील्ड में किए गए कामों का लेखा जोखा सबके सामने रखा। आपको बता दें कि सीएम योगी 4 साल का कार्यकाल यूपी में पूरा करने वाले पहले सीएम बन गए हैं। 19 मार्च 2017 को सीएम योगी ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ लिया था। 4 साल पूरा होने के मौके पर बुकलेट जारी किया गया है। साथ ही सरकार की उपलब्धियों पर फिल्म भी रिलीज की गई है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन किया है, आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस परिवर्तन ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। या उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय की बात आती थी तो इसमें हम लोग प्रथम 3 स्थानों में कहीं नहीं टिकते थे। यही नहीं, प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर, आबादी अधिक थी तो बेरोजगारी की दर भी उतनी ही अधिक होती। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति है कि आज उत्तर प्रदेश निवेश अनुकूल वातावरण बनाने में पूरी तरह सफल रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी व्यवसाय की सुगमता में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर 15-16 में जो रैंकिंग हमारी 14वें स्थान की थी, आज वह दूसरे स्थान पर है। देश की 2015-16 में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था 5वें 6ठे स्थान पर थी, आज वह दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में देश में उभरा है। और प्रति व्यक्ति आय भी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इस दौरान जो प्रयास प्रारंभ किए, रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लोक कल्याण के लिए, एमएसएमई या एग्रीकल्चर के फील्ड में जो कार्य हुए हैं, इसके बहुत सार्थक परिणाम सामने आए हैं। और इसका परिणाम है कि आज प्रति व्यक्ति आय भी दुगने से अधिक उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 4 वर्ष के अंदर देखने को मिली है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तराखंड सीएम का आज दिल्ली दौरा है। सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। सल्ट उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही शनिवार को वापस देहरादून लौटेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। तो पहला दिल्ली दौरा, जहां पर सल्ट उपचुनाव को लेकर प्रतिनिधि के चेहरे पर बातचीत हो सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का कार्यक्रम है। तो ये पहला दिल्ली दौरा सीएम तीरथ सिंह रावत का इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाए, जहां सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली का दौरा होगा सीएम तीरथ सिंह रावत का। और प्रयागराज के बाद अजान पर वाराणसी में घमासान है। बीएचयू के एक छात्र ने अजान पर आपत्ति जताई है। छात्र करुणेश पांडे ने ट्वीट करके अजान की शिकायत की है। कहना यह है कि अजान की आवाज से मानसिक अवरोध का हवाला दिया है। मानसिक अवरोध है और मस्जिद की मीन पर लगे लाउड स्पीकर की तस्वीर भी इस ट्विटर पोस्ट में साझा की है। वाराणसी के भेलूपुर पुलिस को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। आपको बताएं कि प्रयागराज में लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर जो घमासान मचा था, अब ऐसी तस्वीर बीएचयू से आ रही है, वाराणसी से, जहां पर एक स्टूडेंट ने ट्विटर पर अजान को लेकर अपनी आपत्ति जताई है, ट्वीट किया है तस्वीर के साथ। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, सीधा रुख करेंगे नीतीश पांडे हमारे सहयोगी का। नीतीश, ये बताइए कि अजान पर घमासान प्रयागराज में अभी थमा नहीं था, कई तरह की चीजें चल रही थी। हालांकि वहां पर लाउड स्पीकर की दिशा बदल दी गई, डेसिबल कम कर दिया गया। यहां क्या परिस्थिति है? स्नेहलता, अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं, सबसे पहले करुणेश हमारे साथ हैं जो शिकायत करता है। इनसे पहले बातचीत कर लेते हैं। करुणेश, शिकायत क्या है आपकी, परेशानियां क्या है आपकी?
सर्वप्रथम बताएं, हमारा नाम करुणेश पांडे है और हम BHU से यहाँ पे MA करके रिसर्च तैयारी कर रहे हैं। हमारा शिकायत ये है प्रशासन से कि हमारे बगल में जस्ट मस्जिद है, तो हम सुबह सुबह पढ़ते रहते हैं, तो अचानक क्या होता है कि इतनी तेज़ ध्वनि प्रदूषण आती है कि हमारा जो मानसिक एकाग्रता वो मतलब खंडन हो जाता है और चिड़चिड़ाहट पड़ने लगती है। और शाम को हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो उस समय क्या होता है कि जब ध्वनि इतनी तेज़ आती है, नॉइज़ प्रदूषण होता है कि हमको क्लास को रोकना पड़ता है 1-2 मिनट के लिए और तब हमको पढ़ाना पड़ता है। तो हम काफ़ी दिन से परेशान थे इस मुद्दे से। हम वाराणसी प्रशासन को भी एक बार मेल किए थे, तो वहाँ से कोई रिप्लाई हमारा नहीं आया था। पुनः कल जब हम ट्वीट किए हैं तो वाराणसी प्रशासन द्वारा हमको वहाँ रिप्लाई आया है कि इस पर कार्रवाई हो रही है और उन्होंने एक नंबर भी दिया है जिस पर कार्रवाई चल रही है। हम उस पर कॉल भी किए थे, तो अभी वर्तमान में कुछ हमको ऐसा दिखा नहीं कार्रवाई के मुद्दे से, किंतु अभी हमको केवल सांत्वना मिला है। क्या कार्रवाई हो रही है अब तो 1-2 दिन बाद शायद देखने को मिलेगा। अगर वाराणसी पुलिस इस कार्रवाई में कहीं ढिलाई करती है या कोई जांच ही तक मामला सीमित अगर हो जाता है, तो आगे का आपका कदम क्या होगा? मेरा कदम क्या है कि हम अपने सभी जो छात्र स्टूडेंट लोग हैं उनको आह्वान करना चाहते हैं और जो पीड़ित है इससे उनको वो हमारे साथ आएँ और क्या नाम है अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि हमारा अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान देता है, तो उसको ये भी आज़ादी देना चाहिए कि किसी के आवाज़ को सुनने और न सुनने में हाँ और ना की आज़ादी होनी चाहिए। तो हम सभी उन युवा साथियों को आह्वान करना चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ें और क्या कहते हैं नीतीश, इनसे पूछिए क्या मस्जिद के लोगों से बातचीत की, क्योंकि प्रयागराज में उन्होंने खुद से पहल कर ली और इसमें कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने खुद से इस बात को माना। करुणेश, क्या इस मस्जिद के जो रहने वाले, जो लोग यहाँ पे नमाज अदा करने वाले लोग हैं, जो इस मस्जिद के मुख्य व्यक्ति हैं, क्या आपने उनसे बात की कि आप अपना लाउड स्पीकर हटा लीजिए, हमारे छात्रों को हमें परेशानी हो रही है, या सीधे आपने प्रशासन को ही इसमें इन्वॉल्व कर दिया? देखिए, हम पहले बता देना चाहते हैं, मेरा उद्देश्य किसी भी धर्म को आहत पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है। हम एक छात्र हैं, हमारा कर्तव्य है पढ़ाई करना, और हमारे पढ़ाई में बाधा मतलब हो रहा था सुबह शाम, तो मैं एक प्रशासन को बतला दिया कि ये ऐसी समस्या हो रही है। अब प्रशासन और वो बात करें हमसे, हमारा उसमें कोई मुद्दा नहीं था, इसीलिए हम हमारा देखिए नीतीश, यहाँ पे भी जैसे कि हमने प्रयागराज में गंगा जमुनी तहजीब अब आपको बता दूं कि ये इनका उद्देश्य किसी भी तरह की धार्मिक भावना को आहत करना नहीं है, आहत नहीं करना चाहते ये। और ये जो मस्जिद है, ये लाउड स्पीकर देखिए, ये जो चारों लाउड स्पीकर हैं, इसी लाउड स्पीकर पर आपत्ति है करुणेश को। जब ये पढ़ते हैं, स्वयं पढ़ते हैं, और इसके साथ ही जो यहाँ छात्र आते हैं उनको जब ये पढ़ाते हैं तो इन्हें दिक्कत होती है, और इन्होंने इस दिक्कत के निवारण के लिए आबादी वाला प्रशासन से शिकायत की है, मामले की जांच की जा रही है। तस्वीरों में चारों दिशा में लाउड स्पीकर भी दिखाई दे रहे हैं, साफ है, ये सारी चीजें दिख रही हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या यहाँ पर भी गंगा जमुनी तहजीब को आगे रखकर कुछ फैसला लिया जाता है मस्जिद के प्रशासन, वहाँ के मुखिया के द्वारा, या फिर कुछ कार्रवाई की तस्वीर आती है। इस पर हम आपसे अपडेट जरूर लेंगे। बहरहाल आपका शुक्रिया नीतीश, तमाम जानकारी के लिए। करुणेश का भी शुक्रिया जिन्होंने अपनी बात रखी, ट्विटर पर साझा किया तस्वीर के साथ। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आगरा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पति ने बेरहमी से पत्नी की हत्या कर दी है। शराब के नशे में पत्नी को मौत के घाट उतारने की खबर आगरा की है। पति पत्नी में विवाद हुआ था, झगड़ा था, और झगड़े के बाद सिर पर इतनी जोर से हमला किया गया और बाद में गला दबाकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार है। ये पूरा मामला निबोरहा क्षेत्र के तालगढ़ी का है। अब इस पूरे मामले पर पुलिस की नजर है। हत्यारे पति की तलाश जारी है। गुस्से के बाद वाद विवाद और गुस्से पर काबू ना रखते हुए शराब के नशे में धुत बताया जा रहा है, शख्स ने अपनी पत्नी की जान ले ली। जहां बिल्डर को धमकाने वाला दरोगा लाइन हाजिर किया जाएगा। आशियाना थाने के दरोगा ने धमकी दी थी। इस मामले की जांच के दौरान ये पता चला कि दरोगा ने धमकी दी। बिल्डर पर दर्ज हैं धोखाधड़ी के कई केस। बिल्डर का घर गिरवाने की भी धमकियां दी गई थी। अब इस पूरे मामले पर दरोगा को लाइन हाजिर किया गया है। तुम्हारा मैं खाल किस लूंगा, मुकदमे में घबराना मत। अरे तो हमारा ये बताइए, सुनिए, सुन लो हाँ। इसी मुकदमे में तुमको तुम्हारी औकात में दिखा दिया तो कहना तुम किस वजह से भाई, आप वजह तो बताएंगे कुछ। तुम जो है झूठे मक्कार बेईमान, इसलिए नहीं तो ये तो जबरदस्ती वाली बात कर रहे हैं ना आप। तो तुम क्यों नहीं आया? आए तो हमारी उनके वकील से बात हो गई, हमने कहा आपकी पैसे ट्रांसफर करेंगे। तुमको मैं विवेचक तुमको बुला रहा हूँ, तुम क्यों नहीं मदद कर रहे हो विवेचना में? भाई हमारा बंदा आपसे मिला था, वो जाके मिलेगा कल। हमारा बंदा की ऐसी की तैसी नहीं तो विवेचना में हमारी उनकी बात, उनको पेमेंट ट्रांसफर करना, वही तो है, और कोई मसला है उसमें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ना बेईमान आदमी।
अरे भाई साहब ये तो मुकदमे में देख 12 बना रहा हूँ फोनों का। अब तुम आपको इसी में तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। तो गलत बात कर रहे हैं ना, या तो आप धमकी दे रहे हैं हमको, इसका मतलब। हाँ धमकी दे रहा हूँ तुमको, रिकॉर्ड कर लो, तुम्हारी औकात दिखाऊंगा इसी मुकदमे में। तुम बताओ, तुम्हारे घर में तुर्की लेके घर में गिरा दूंगा जेसीबी से, और मत तुम घर में जेसीबी से गिरा देंगे? तुम देखना, तुमको मतलब कैसे बात कर, घर में जेसीबी से गिरा देंगे? तुम्हारी औकात दिखाऊंगा इसी मुकदमे में। अरे आप हमको धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब भाई साहब। तुमको मैं धमकी दे रहा हूँ, नोट कर लो, धमकी दे रहा हूँ तुम्हारा। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी विवेक से। विवेक, यहाँ तो साफ तौर पे कह रहे हैं धमकी दे रहा हूँ, तुम मक्कार हो। इस पूरे मामले पर कोई और तरह की परत खुलती नजर आ रही है क्या? जी स्नेहलता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो दरोगा का धमकी वाला ऑडियो है, ये अभी हाल का ही है, 2 दिन पुराना है। इसमें लेन देन का विवाद था। प्रॉपर्टी डीलर जो है, जो रियल एस्टेट कंपनी चलाता है यार, इसका कहना है कि इन्होंने, दरोगा ने इन पर दबाव डाला और धमकी दी। इसका ऑडियो ये बता रहे हैं कि जो ऑडियो है वो दरोगा ने इसलिए इसको धमकी दी थी क्योंकि वो बार बार इनको बुला रहा था, पूछताछ के लिए बुला रहा था, लेकिन वो ये टाल रहे थे लगातार। अपने जो अपने ऑफिस के कर्मचारी हैं उनको भेजकर ये। लेकिन क्या ये पुलिसिया कार्रवाई के लिए पूछताछ जरूरी थी, या इनका कोई निजी मसला भी है? ये निजी मामला नहीं है इसमें लता, ये पुलिसिया कार्रवाई है। जो पुलिस की प्रोसीजर होता है, जो पूछताछ के लिए एक शिकायत आई थी 40 लाख रुपए का किसी पर बकाया है इसका, प्रॉपर्टी डीलर का, वो उसने शिकायत की थी। उसके बाद पुलिस ने इनको बुलाया था पूछताछ के लिए। देखिए, शुरुआती जांच जो होती है उसके लिए जो भी आरोपी होते हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया ही जाता है। अगर वो अवॉइड करते हैं या आने से इनकार करते हैं या कोई बहाना बनाते हैं, तब पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती है। कहा यह जा रहा है कि दरोगा ने चिल्ला कर कई बार उसको पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन जब वो नहीं आया तब ये चिल्ला कर उसने इस तरह की बात करी। और देखिए, ऑडियो में वो साफ कह भी रहा है कि तुम रिकॉर्ड कर लो मेरी बातें, रिकॉर्ड कर लो। क्योंकि जिस तरह से धमकी वो दे रहा है और जिस तरह से कह रहा है कि रिकॉर्ड कर लो, उससे ये लगता है कि पुलिस को किसी भी तरह का डर नहीं है। अगर ये आजकल सोशल मीडिया पर इस तरह के ऑडियो लगातार वायरल होते हैं, उसके बाद भी डर नहीं है। बिल्कुल विवेक, वीडियो वायरल कर देना आपको गुनाहगार से बेगुनाह साबित नहीं करेगा। यहाँ पर अगर पुलिसिया कार्रवाई है तो दरोगा अपना काम करेंगे। बार बार फोन करके पुलिस का यही काम बचा है क्या कि आपको बुलाते रहें, मान मनौवल करते रहें, श्रीमान आ जाइए? इसके बाद अगर ये कॉल गई है, वीडियो वायरल होती है, तो देखते हैं जांच के बाद किस तरह का पहलू सामने आता है। आपका शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए।